सीट बंटवारे को लेकर एनडीए ने बुलाई बैठक, सीटों पर होगी चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से पहले सियासी हलचल हुई तेज। अभी तो एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग का चल रहा है और बहुत ही अच्छे वातावरण में एकदम सीट हमारा पांचों गठबंधन का शेयरिंग हुआ है और इसके बाद उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी। बिल्कुल नहीं, ये गलत अफवाह है। लोग काफी खुश हैं और हम चट्टानी एकता के साथ पांचों गठबंधन मिलकर करके बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनना तय है। फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। अब देखिए चुनाव आ गया है, टिकट भी फाइनल हो गया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जैसा होगा, संसदीय बोर्ड की बैठक है, वहीं जा रहे हैं। लौटते हैं तो बताते हैं शाम को। बिल्कुल एनडीए में सब चीज ठीक ठाक है, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर है, सब चीज हो गया है लगभग। और आज आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा अलग से, जो है हम लोग जब उसका अंतिम चरण है बहुत जल्द ही आप मीडिया के साथी को हम लोग ब्रीफ कर देंगे। नहीं, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी लगातार बातचीत चल रही है और हम लोग जितने भी पार्टी के सभी सांसद और पदाधिकारी हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया था। जो भी उनका फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब क्योंकि चुनाव है, ऐसी बैठकें पार्टियों में होती रहती है, उसी में हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसे ही कुछ होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। दलितों पर अत्याचार तो भागवत आखिर चुप क्यों? ओवैसी ने किया मोहन भागवत पर हमला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर साधा निशाना। देखो ऐसा है कि आप एक बात देखो, आप ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दशकों से इस तरह के दुष्टतापूर्ण दुष्प्रचार और दुराग्रह को दरकिनार करके राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ता रहा है। और संघ की जो सनातन संस्कार है, सोच है, संस्कृति है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की, उसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा स्वीकार्य संगठन है। लेकिन ओवैसी साहब को समझ में नहीं आएगा। ओवैसी साहब को जो उनकी असहिष्णुता है, उस असहिष्णुता, उस सांप्रदायिक असहिष्णुता, उसकी सोच सनक और से बाहर निकलना होगा, तब उनको जो है वो समझ में आएगा। देखिए, मोहन भागवत जी एक और बात कहते हैं कि भारत की विविधता ही भारत की पहचान है। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को साथ लेके चलने की बात भी मोहन भागवत जी करते हैं। ओवैसी की पूरी राजनीति नफरत और तुष्टीकरण की केंद्र बिंदु है। ओवैसी तब मुंह नहीं खोलते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई सवाल करें तो उनका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ को लेकर कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने की शिरकत। ये जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ आज कर रहे हैं, देश को समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले जो संपूर्ण क्रांति के हमारे प्रेरणता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, आज उनकी जन्म जयंती है, उनको मैं नमन करता हूं और आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का दिन भारत के कृषि इतिहास में ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कृषि को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने में
किसानों के जीवन को बदलने के लिए 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं का शुभारंभ कर रहे हैं। इनका मैंने जिक्र भी किया है। इनमें जो धन धान्य कृषि योजना है और दलहन आत्मनिर्भर मिशन ये शामिल हैं, जिससे कि हमारा किसान वो आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने। आज इन परियोजनाओं को आज देश को समर्पित कर रहे हैं। इन 2 परियोजनाओं के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की 1100 से अधिक जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनके मार्गदर्शन में, जो उनके नेतृत्व में हमारे किसान के लिए ये खुशहाली और समृद्धि का ये नया दौर इसका शुभारंभ हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, मंत्री अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी रहे मौजूद। यूपी के फिरोजाबाद में गिरा निर्माणाधीन पुल, सीएम योगी ने दे दिए जांच के आदेश। टुंडला में दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर बन रहे ओवरब्रिज का एक हिस्सा देर रात अचानक भड़भड़ा कर गिर पड़ा। घटना के बाद मची अफरा तफरी। योगी ने दिए कड़े आदेश। इधर हम काम कर रहे थे टोला फाटक पे, तो हाईवे का काम चल रहा है वहाँ पे, तो चुप का टाइम होगा, काम कर रहे थे हम 3-4 महीने हो गए लगातार। तो काम नियमिताओं में ही था। एक स्लैब रह रही थी, तो वो स्लैब कर रहे थे हम रात में। तो ऊपर जैसे अगर बंदे चढ़ रहे थे ना, तो धलक लगने के वजह से वो स्टेचिंग तड़ा आगे, सेटिंग सब तड़ा गिर गई सारे स्टील, वो बंदे दब गए। पूरा माजरा क्या है? उनकी भराई चल रही है और सेटिंग बैठ गई, टड़ सिनेमा के नीचे चल गई। कितने लोग दब गए? 8-9 लोग थे हम ऊपर। अब ये नहीं पता कितने दबे वहाँ में काम है। तो शटरिंग कैसे गिर गई आखिर? क्या कैसे लगा? क्या हुआ था? अब शायद ना जानकारी इतनी, सर हम तो ऊपर थे, काम करता था। किसी वजह से निर्माण के चलते हुए कुछ दुर्घटना ऐसी हुई कि वो निर्माण नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से काफ़ी छोटे भाई को भी लगी है। अभी काफ़ी 3-4 लोग हो रहे हैं, उनके भी काफ़ी चोट आई है। और हम सहारनपुर से रात ही आ गए थे। ये एक तो यहाँ पर रोड ओवर ब्रिज का कार्य चल रहा था और उसमें कुछ घटना हुई जिसमें 5 वहाँ पर काम कर रहे मजदूर घायल हो गए हैं और उन्हीं को देखने आए थे। नियम अनुसार जो भी रहता है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा और बाकी इसकी जांच करी जाएगी कि ये क्यों हुआ और क्या आगे हम लोगों को कदम उठाने हैं ताकि इस प्रकार की घटना ना हो। वहीं सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को घायल मजदूरों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने और घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की। सड़क हादसों को रोकने के लिए वाराणसी के छात्रों ने बनाया गरुड़ कवच। इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ कनेक्ट डिवाइस बनाया है, जिससे कि आजकल जो यंग्स बच्चे हैं वो बिना हेलमेट के चल रहे हैं। और ये चाहे यंग्स हो चाहे कोई भी आदमी हो, एक्सीडेंट होता है तो क्या यहाँ पे सेंसर के थ्रू जब भी एक्सीडेंट होता है तुरंत ऑन द स्पॉट तुरंत ही कॉल जाता है फैमिली मेम्बर्स को, पुलिस स्टेशन पे जाता है और हॉस्पिटल पे इमरजेंसी कॉल होता है, जिससे कि हम मतलब मरने से बच सकते हैं और हमें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। ये इसमें SMS है और इमरजेंसी कॉल है, जिससे कि अगर हमारी हेल्प करने के लिए रोड पे कोई नहीं है, हम अकेले हैं, तो इससे ये हमारे फैमिली मेम्बर्स तक मैसेज जाता है और लाइव लोकेशन जाता है कि हम कहाँ पे हैं, एग्जैक्ट वहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर्स और हॉस्पिटल्स के लोग आके हमें ले जा सकते हैं। सिर्फ गरुड़ कवर इसलिए इसका नाम दिए हैं क्योंकि ये हमारी स्पेशली ये मतलब हमारा ये जीवन बचाता है।
इसीलिए हम इसको गरुड़ कवच नाम दिए हैं। सर हमारे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि अधिकतर लोगों को एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक दिन में 400 से 500 लोग डेथ हो रहे हैं केवल एक्सीडेंट की वजह से। इसीलिए हमारे दिमाग में आइडिया आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का जान बच सके। हम लोगों ने एक हेलमेट लिया है, उस हेलमेट के अंदर एक ब्लूटूथ सर्किट फिट किया है, जिससे क्या होगा कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता है किसी का भी, तो उसके अगर बटन को डबल टाइम प्रेस कर देगा तो उससे लाइव लोकेशन शेयर होगा। इसकी कॉस्ट 8 to 9,000 और इससे हमने 1 महीने में तैयार किया है करीबन। स्कूली बच्चों का नवाचार, हाईटेक हेलमेट किया तैयार जो सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के लिए संजीवनी होगा साबित। ये इन्होंने डिवाइस बनाया है, एक हेलमेट बनाया है, क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो लोगों को पता नहीं चलता। इस हेलमेट की खासियत ये है कि जब भी हेलमेट को बड़ा झटका लगेगा उसका सेंसर काम करने लगेगा, उसमें एक चिप लगा हुआ है, तो उसके घर वालों को या जो भी नंबर उसमें फीड रहेगा उसको लोकेशन के साथ उसको वहाँ मैसेज मिल जाएगा। तो इससे लोगों की जान बचने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती। ये इसलिए देखिए समस्या ये इसलिए आया है क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी जितने भी चीज़ बना रहे हैं इसमें हमारे माइथोलॉजिकल टर्म्स यूज़ होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ या अभी सुदर्शन कवच की भी बात उन्होंने की, तो इन्होंने इसलिए ये नाम भी उसी तरीके का रखा है, गरुड़ कवच। देश का जो सुरक्षा, सबको अपनी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना चाहिए। लोग जनरेशन एक्स को सोचते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश कर सकता है, प्रेरणा मिले तो जनरेशन जेड क्या कर सकता है, ये उसका उदाहरण है, दृष्टांत है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।